हेलो फ्रेंड्स। और हम देखते हैं यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पे मध्यकालीन भारत जो है हम देखेंगे आर ओ और यूपी पीसेस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और अन्य स्टेट के पीसेस को भी। तो देखिए टोटल हम कहें तो मोटे तौर पे 5 वीडियोज देखेंगे इस पे, जिसमें आपको वास्तव में जो है मिडवल जो एज था मध्यकालीन भारत में क्या हुआ था, कौन कौन से शासक थे, इसकी सारी एक जो क्रक्स है, एक सार है, उसका आपको जानकारी मिल जाएगा और एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको आ जाएगी। पहला वीडियो हमने लिया है गुलाम वंश से। आपको टोटल जो है 4 डायनेस्टी पढ़नी है, जैसे गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर लोधी वंश। और इसमें आपको सबको सेपरेटली पढ़ना है। गुलाम वंश में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन हो गए। खिलजी में आप पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और नसरुद्दीन खुरशाह को। फिर तुगलक वंश में जाएंगे तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद को पढ़ेंगे। और इसी तरह से आप लोधी वंश में आएंगे तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को देखेंगे। और इसके बाद से आप देखते हैं कि इसके बाद जो है मुग़ल काल का प्रवेश हो जाता है। तो यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे मिडवल हिस्ट्री तो इसमें इन 4 वंशों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, सभी शासकों के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड आई होप सो कि फ़ैन का आवाज़ आ रहा होगा, मैं बंद कर देती हूँ फ़ैन को। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फ़ैन बंद कर दिया हमने। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो सल्तनत देखेंगे वो है, इसका नाम है गुलाम वंश। इसको गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इसका जो काल है वो 1206 से लेकर 1290 तक है। और इसमें जो मेन जो शासक हुए हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे गुलाम वंश के बारे में क्या क्या मेजर चीज़ें हैं, मेजर बातें क्या क्या हैं। पहला गुलाम वंश के सुल्तान, और इनको प्रारंभिक दुर्ग सुल्तान भी कहा जाता है और दिल्ली के ममलूक सुल्तान भी कहा जाता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी ने उसको ख़रीदा था। तो इसलिए वो अपने आप को सुल्तान जो है की पदवी नहीं दिया, क्योंकि वो एक गुलाम था। उसने जो है उसने मलिक और सिपह सालार की उपाधियों का प्रयोग किया, पदों का प्रयोग किया, लेकिन सुल्तान की उपाधि का भी धारण नहीं की। उसके अन्य नाम कुरान खां भी है। कुरान खां इसलिए क्योंकि वो बचपन से ही कुरान, उसका आवाज़ बहुत सुरीला था, वो बचपन से कुरान पढ़ता था और बहुत अच्छा पढ़ता था, तो उसका एक नाम कुरान जो है खां पड़ गया। एक नाम उसका लाख बख्श भी है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों को देने वाला। वो बहुत दानी प्रवृत्ति का था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कैसा था, दानी प्रवृत्ति का था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाख बख्श जो है लाखों को देने वाला, ये नाम भी उसका था। फिर मोहम्मद गोरी ने अमीर याकुर पद पे भी उसको प्रोन्नत किया था। और मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने क्या किया था, ऐबक को उसकी दास्ता से 1208 में मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ मैंने फ़ोटो हटा दिया अपना, पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं ताकि पूरा कंटेंट क्लियर दिखे, है ना। तो मोहम्मद गोरी के एक उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन महमूद, उसने ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। ऐबक के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है, जो क्वेश्चन जहाँ से आता है वो आता है कि उसने एक बनाया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ये, है ना, दिल्ली में बनवाया है ना। के फर कुव्वतुल और के फर कुतुब मीनार, ये दोनों कहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं। ठीक है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसने दिल्ली में बनवाया और कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में बनवाया। हालांकि वो अपने कार्यकाल में उसको पूरा नहीं करा पाया था, इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया उसको। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है, ये एक मस्जिद है जिसको अजमेर में बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसने उसके कुल 3 जो चीज़ें क्वेश्चन आते हैं, कुव्वतुल इस्लाम भी मस्जिद है और 2.5 दिन का झोपड़ा। झोपड़ा कोई झोपड़ा नहीं है, मस्जिद है ना, ये अजमेर में है और कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार दिल्ली में है। फिर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान के खेल में। आधुनिक पोलो खेलों की तरह ये खेल था। घोड़े से गिरने के कारण क्या हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये देखिए जितने स्टार बने हुए हैं ना, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इल्तुतमिश पे, है ना। तो इल्तुतमिश को क्या गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। देखिए सुल्तान तो वो भी बना था कुतुबुद्दीन ऐबक भी, लेकिन उसने कभी अपने आप को सुल्तान की पदवी ही नहीं दी। मलिक और सिपह सलाह के जो है उससे पदवियों से उसने संतुष्ट किया खुद को।
तो इसलिए पहला सुल्तान किसको कहा गया, इल्तुतमिश को कहा गया। सुल्तान पद किसी शासक से नहीं लिया था इसने, बल्कि खलीफा से प्राप्त किया। जिन जिन क्षेत्रों को भी इसने जीता वहाँ पे खलीफा ने इसको सुल्तान आजम क्या कर दिया, घोषित कर दिया। तो इस प्रकार ये सुल्तान कहलाया। मोहम्मद गोरी के कहने पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास से मुक्त कर दिया था। ये भी दासी था, इसको भी खरीदा गया था। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के काल में ही आया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मंगोल नेता था चंगेज खान, वो किसके काल में आया था भारत में, तो वो इल्तुतमिश के काल में ही आया था। फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए थे, तो ये इल्तुतमिश ने ही चलवाए थे। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी आरंभ किया था। ठीक है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इसने आरंभ की, यानी कौन से टकसाल में वो सिक्के बने हैं उस टकसाल का नाम भी सिक्के पे होना चाहिए। देखिए, आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं या पीसीएस का, आपको लगता है मध्यकालीन इतिहास आपका छूट गया है, तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। क्योंकि इतना कवर करके टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने दिया था, तो उसमें अराउंड 80% क्वेश्चन कवर हो रहे थे। ठीक है, तो 5 वीडियोज ही बनाऊंगी मिडिवल हिस्ट्री पे टोटल में, जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेगा। तो रिवीजन करने के लिए अच्छा है, बाकी डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ते रहिए किताब से, और बाद में देखूंगी बनाना होगा तो। बिहार के फिर देखते हैं कि बिहार के हिसामुद्दीन एवाज को पराजित कर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, है ना। किसने, इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो है बिहार के हिजामुद्दीन एवाज को पराजित कर और फिर क्या किया, अपने वहाँ के किसी एक व्यक्ति को जिसका नाम मलिक जानी था उसको बिहार का सूबेदार इसने इल्तुतमिश ने नियुक्त कर दिया। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, इसलिए ये दोनों पिंक कलर में है ना। बिहार में किसको पराजित किया, तो हिसामुद्दीन एवाज को किया, है ना। तो कौन सूबेदार बना, मलिक जानी। फिर है कि 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिलअत यानी वैध सुल्तान का प्रमाण पत्र दिया और दिल्ली सल्तनत जो है एक स्वतंत्र राज्य बन गया। फिर ये क्वेश्चन आ चुका है कि इब्न बतूता जो है किसके काल में भारत आया था, तो वो तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात है, इब्न बतूता अपनी किताबों में लिखता है, उसके अनुसार इल्तुतमिश के महल के सामने 2 शेरों की संगमरमर की मूर्तियाँ थीं जिनके गले में घंटी बंधी रहती थी, और जिस व्यक्ति को भी न्याय चाहिए तो वो क्या करता था, वो उन घंटियों को बजाता था, और ऐसी व्यवस्था थी कि वो घंटियाँ जो हैं इल्तुतमिश के कमरे में सुनाई देती थी और व्यक्ति को न्याय दिया जाता था, है ना। तो यहाँ देखते हैं कि उन घंटियों को बजा करके कोई भी व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता था। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन कहा जाता है इनके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, कि जो भारत में मुस्लिम संप्रभु का इतिहास है वो इल्तुतमिश से आरंभ होता है, और इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। एक और बात कही जाती है, जो इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे, ताकि पता चले किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया सुल्तान का काल आता है, और रजिया सुल्तान को मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कहा जाता है, जिसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। पहली और आखिरी महिला है जिसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, है ना। और भी महिलाएं हुई हैं, रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, ये लोग, लेकिन दिल्ली सल्तनत पे शासन करने का जो वो है क्रेडिट है वो इनको जाता है। और ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने क्या किया था कि अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि जो लड़के थे वो काफ़ी छोटे भी थे, और योग्यता सबसे ज़्यादा रजिया में थी भी, और इस बात को इल्तुतमिश ने महसूस भी किया। लेकिन देखिए क्या हुआ कि इसको जो है जो अमीर तुर्क थे, स्टोरी के रूप में ही बता देती हूँ, है ना। तो जो अमीर तुर्क थे उन्होंने जो है इसको सत्ताच्युत कर दिया, ठीक है। और क्योंकि ये जो है उसकी सफलताओं से ईर्ष्या करते थे, उनको ऐसा लगता था कि उनके बिना राज्य नहीं चल सकता, वही राज्य के स्तंभ है। लेकिन क्या है कि रजिया जो है लगातार सफलता से ही शासन किए जा रही थी। इवन मिन्हाज सिराज लिखते हैं कि रजिया में जो है बादशाह योग्य संचित सभी गुण मौजूद थे, बस भाग्य ने उसे क्या किया था, गलती की थी कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया था, अदरवाइज उसमें जो है एक बादशाह योग्य सारे गुण मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात कि स्त्री शासिका होना जो है ये मुसलमानों के गले नहीं उतरी। कहाँ ज़्यादा पर्दा किया जाता है और कहाँ वो जो है बिना पर्दे के राज सिंहासन पे बैठती थी, ये चीज़ें कई लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, है ना। तो हमने देखा कि
जो रजिया बनी सुल्तान, तो वो चीज़ें इन लोगों को अच्छी नहीं लगी, जो अमीर तुर्क थे उनको अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने क्या किया कि सुल्तान की मृत्यु के बाद, यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा की अवहेलना की और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। वो कैसा था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो बिल्कुल विलासी था, अयोग्य था। तो ऐसे में रजिया ने उसको हटा करके और अपदस्थ करके और गद्दी पे क्या किया, अधिकार कर लिया। ठीक है। और फिर रजिया ये बात को समझ गई कि जो तुर्क अमीर है वो उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में रजिया ने क्या किया कि गैर तुर्की अमीरों का एक नया दल खड़ा किया और जो ऊंचे ऊंचे पद हैं, बड़े बड़े पद हैं, वो गैर तुर्की अमीरों को दिया। इवन अमीर आखुर जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद माना जाता है, आपने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पद दिया था मोहम्मद गोरी ने, है ना। तो ये सबसे बड़ा पद था, इसको रजिया सुल्तान ने एक गैर तुर्की को दिया जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। देखिए यहाँ नामों पर बहुत मत चाहिए, बस स्टोरी को समझिए, फैक्ट इसमें से ज़्यादा पूछा नहीं है। बस समझिए कि उसने पूरा प्रयास किया अपने सत्ता को चलाने का, है ना। तो लेकिन क्या हुआ कि इसकी इन लोगों ने क्या की हत्या कर दी। किसने, अमीर तुर्कों ने हत्या कर दी और बहराम शाह के नामक व्यक्ति को क्या किया, इन्होंने गद्दी पे बिठा दिया। ठीक है। तो अंतिम हथियार ये अपनाया कि सल्तनत पे पकड़ बनाए रखने के लिए रजिया ने एक तुर्क अमीर से विवाह कर लिया जिसका नाम अल्तुनिया था। इससे क्या हुआ कि रजिया ने सोचा कि जो तुर्क अमीरों के मन में उसके प्रति विरोध है वो थोड़ा कम होगा, और उसने जो है उसके साथ मिलकर के युद्ध भी किया, लेकिन वो पराजित हुई और फाइनली रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जिससे उसने शादी की थी, दोनों की 1940 में हत्या कर दी गई। इसके बाद गुलाम वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वो है गयासुद्दीन बलबन, है ना, गयासुद्दीन बलबन। लेकिन इससे पहले भी एक लोग आते हैं, नसरुद्दीन जो है महमूद शाह आता है। ठीक है। वो भी सुल्तान रहा और इसने गयासुद्दीन बलबन ने ये होशियारी की कि वो इसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। ठीक है। लेकिन बाद में खुद ही ये सुल्तान बन बैठा। तो देखिए जो गयासुद्दीन बलबन है उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। ये टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था, एक दिल्ली में टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था उसमें भी आया था, है ना। इसका एक अन्य नाम उलूग खां था। बचपन में ये भी एक दासी था। बचपन में मंगोलों ने उसे पकड़ के और किसी को बेच दिया, ख्वाजा जमालुद्दीन को के हाथों बेच दिया था, है ना। इल्तुतमिश ने इसको ख़रीदा था। कुल मिला के ये भी एक गुलाम था, दास था। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने में इसने तुर्की सरदारों का खूब साथ दिया था, है ना। ये भी नहीं चाहता था कि रजिया सुल्तान बने, रजिया सत्ता पे रहे। और क्या किया कि 1249 में इसने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन से कर दिया तथा अनेक बड़ी बड़ी उपाधियां भी पाईं, जैसे उलूग खां, नायबे ममलिकात, ये सब पद इसने प्राप्त किया। ये नसरुद्दीन वही है इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र। फिर रजिया के बाद वो दिल्ली पे बैठा, गद्दी पे बैठा। और बलबन ने क्या किया, बलबन एक तुर्क अमीरी था, इसने क्या किया कि अपनी बेटी की शादी जो है इससे कर दी। ठीक है। और माना जाता है कि इसके हत्या में बलबन का हाथ था, अपने दामाद की हत्या में। और 1266 में बलबन जो है खुद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। देखिए बाकी एक दो पॉइंट ना भी समझ में आया हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ से मेन चीज़ें शुरू होती हैं जहाँ से बलबन के बारे में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, है ना। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। रक्त और लौह की नीति क्या है कि इसने बहुत कड़े नियम बनाए, बहुत कठोर दंड दिए और क्या बोलते हैं कि इस तरह का जो है बहुत हार्ड व्यवस्था थी कुल मिला के, है ना। तो बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को वो किया, प्रमुखता दी। जैसे कुल मिला के अपने आप को बहुत इसने महत्वपूर्ण बनाया, साधारण लोगों से स्वयं को इसने दूर रखा। आप आगे देखेंगे कि इसने बहुत सी ऐसी प्रथाएं चलाई जो बादशाह के सम्मान में की जाती थी, है ना। ये कहता था कि जो सुल्तान का पद है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ये सब बातें इसने कही। इसने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। क्या कहा, इसने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। नियामत खुदाई कहा। जिल्ले अलाह, जिल्ले इलाही, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब माना। और क्या, इसने सिजदा और पाबोस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है। सिजदा और पाबोस जो है ये इसने प्रथाएं चलाई। ठीक है। ये सिजदा क्या है, भूमि पर लेट कर सुल्तान का अभिवादन करना होता है, और पोबोस जो है सुल्तान के चरणों को चूमना होता है ना। इस तरह की प्रथाएं इसने चलाई। खुद को साधारण लोगों से दूर रखा और अपने दरबार में दरबारियों को खड़ा रखता था अपने सम्मान में, है ना। तो इस तरह इसने एक राजसी सिद्धांत को जो है प्रचलित किया।
ये एक फारसी त्यौहार है नौरोज़, इसको अपने दरबार में प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाता था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया। दीवाने अर्ज है ना, दीवाने अर्ज क्या था ये भी पूछता है, और किसके काल में ये आया था। तो दीवाने अर्ज जो है ना एक सैन्य विभाग है, और मंगोलों का मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने की थी। और इसका जो प्रमुख है उसने इमाद उल मुल्क को बनाया था, और उसको जो है आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि वो बहुत ही अच्छे से कार्य कर सके। बलबन अपने उच्च राजत्व संबंधी विचारों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा किसके बारे में, गुलाम वंश के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे जो है 1206 से 1290 आपने पढ़ा गुलाम वंश। अब 1290 से 1320 तक हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार हम सारा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। और जो है आपको वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्प करे, आप टेस्ट सीरीज लगाएं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। लगभग 80 से 90% कवर किया है मैंने इसमें चीज़ों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, अलग से क्वेश्चन भी लाया जा सकता है आप लोगों की डिमांड पे। अभी आप इससे रिवीजन करिए। आरओ का या पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, केवल 5 वीडियो मिडवल हिस्ट्री पे बनाएंगे, जहाँ से आप 80% चीज़ें कवर कर पाएंगे। मोर देन 80% आप वहाँ से चीज़ों को कवर कर पाएंगे। और बाकी समय मिले तो और भी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।